वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का एक बार पुनः यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपनी ज्ञान रूपी गंगा से, ज्ञान रूपी तरंग से आप सभी व्यूवर्स को, आप सभी छात्र और छात्राओं को नए टॉपिक से पुष्पित और पल्वित करने आया हूं। आज पुनः यूट्यूब पर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि मुस्लिम विवाह से ही संबंधित है और जिसका नाम है महर। जिसका नाम है महर, डॉर जिसको कहते हैं इंग्लिश में डॉर। जैसे ही डॉर की बात आती है तो हम सभी के जहन में, आप सभी के जहन में बहुत सारे प्रश्न आने लगते हैं। आप सामने देखिए, यहां पे ये शो हो रहा है कि महर। अब प्रश्न ये उठता है कि महर किसे कहते हैं, महर क्या होता है। महर से संबंधित जिन जिन बातों पे हम चर्चा करेंगे, जिस जिस कंटेंट्स को हम यहां उठाएंगे वो इस प्रकार है। जैसे महर का सामान्य अर्थ, जनरल मीनिंग क्या होता है, महर का सामान्य अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषाएं, डेफिनेशंस क्या क्या हैं, कौन कौन सी परिभाषा है इसकी। जैसे मुल्ला के अनुसार, सक्सेना के अनुसार, न्यायमूर्ति अहमद के अनुसार, इन तीनों विद्वानों के अनुसार इसकी परिभाषाएं देखेंगे। उसके बाद महर, जैसे हर एक कार्य कोई ना कोई कारण होता है, हर कोई अगर कंसेप्ट होता है या कोई कार्य होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई फंक्शंस होता है, कोई पर्पज होता है। तो वैसे ही महर जो है उसका भी कुछ उद्देश्य होगा, पर्पज होगा। इसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि महर का क्या पर्पज है। उसके बाद महर के अंतर्गत क्या क्या चीज आती हैं, हम किस किस चीज को महर के अंतर्गत रख सकते हैं, यानी उसके क्या क्या उसके अंदर कंटेंट्स आएंगे या सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, यानी विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। महर की विषय वस्तु क्या क्या है। फिर उसके बाद महर की राशि कितनी होती है, कितना मैक्सिमम होता है, कितना मिनिमम होता है, क्या कोई राशि होती है या राशि निर्धारित नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर बात आएगी कि महर के प्रकार, टाइप्स ऑफ डॉर, यानी महर कितने प्रकार का होता है, जो डॉर होता है उसके टाइप्स कितने हो सकते हैं, जिसका मैंने उल्लेख किया यहां पर। महर जो होता है 4 प्रकार का होता है। पहला, जिसको हम कहते हैं तत्कालिक महर, इंग्लिश में उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट डॉर। और अगर हम उर्दू शब्द देखें, अरबी शब्द देखें, तो इसको कहते हैं मुअज्जला महर, मुअज्जला महर। दूसरा है स्थगित यानी डिफर्ड महर, जिसको कहते हैं मुअज्जल महर। पहले को मुअज्जला महर कहते हैं, दूसरे को मुअज्जल महर कहते हैं। तीसरा है निश्चित महर, स्पेसिफाइड डॉर, जिसको कहते हैं महर ए मुजल्लम, महर ए मुसल्लम। तीसरा है निश्चित महर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफाइड महर डॉर, स्पेसिफाइड डॉर, और जिसको कहते हैं महर अ मुसल्लम। और चौथा है उचित महर, जिसको प्रॉपर महर कहते हैं, प्रॉपर डॉर कहते हैं। उचित महर जिसको प्रॉपर डॉर कहते हैं, इसको कहते हैं महर अ मिस्ल, महर अ मिस्ल। ये 4 तरह के, 4 टाइप्स के महर हैं जो मुस्लिम संप्रदाय में कहीं ना कहीं प्रचलन भी आज भी देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो ये चारों टाइप्स हैं, पूरे विश्व के किसी ना किसी मुस्लिम संप्रदाय में, जहां भी मुस्लिम संप्रदाय रहती हैं, उन मुस्लिम संप्रदाय में इन चारों में से ही किसी ना किसी प्रकार का जो महर प्रथा है, महर राशि है, कंसिडरेशन के फलस्वरूप जो महर की राशि दी जाती है, इन्हीं चारों में से कोई ना कोई मुस्लिम संप्रदाय में आज भी प्रचलन में है, आज भी देखने को मिलता है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्या होता है। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मुस्लिम धर्म में महर का सामान्य अर्थ क्या होता है। हम सामान्य अर्थ से शुरू करेंगे। अक्सर हम सुनते हैं कि मुस्लिम धर्म में एक अनिवार्य शर्त है, अनिवार्य कंडीशन है, एक नेसेसरी, एक इंपॉर्टेंट एक कंडीशंस है महर की राशि,
यानी निकाह जब उनमें होता है मुस्लिम संप्रदाय में, तो निकाह की समय एक महर की राशि निर्धारित की जाती है। अब प्रश्न उठता है कि महर है क्या, महर किसे कहते हैं। ये जो महर होता है, ये डॉर होता है, जब इस्लाम धर्म का उद्भव नहीं हुआ था उससे पहले भी कहीं ना कहीं एक धन का या संपत्ति का प्रचलन था। इस्लाम धर्म के उद्भव से पहले यानी अरब कंट्री में, अरब समाज में जब कोई लड़का लड़की से शादी करता था तो लड़की के पिता को एक रकम देता था, एक धन देता था, जिसे हम ब्राइड प्राइस कहते हैं, उसे हम सदक भी कहते हैं, जिसको हम ब्राइड प्राइस कहते हैं। धीरे धीरे वही ब्राइड प्राइस महर का रूप धारण कर लिया। ब्राइड प्राइस में होता क्या है कि पैसा देके लड़की को खरीदा जाता है, यानी पैसा देकर जब किसी लड़की से शादी की जाती है तो उसे हम ब्राइड प्राइस कहते हैं। और उसमें होता क्या है कि लड़की के पिता जब चाहे तब जो संपत्ति लिया रहता है, जो ब्राइड प्राइस लिया रहता है, जो धन लिया रहता है, उसे वापस कर अपनी पुत्री को कभी भी छुड़ा सकता है, अपनी पुत्री को वापस ले सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब इस्लाम का उद्भव हुआ तो यही जो सदक था, जो ब्राइड प्राइस था, धीरे धीरे महर का रूप धारण कर लिया, इसका स्वरूप बदल गया और महर का रूप धारण कर लिया। सामान्य अर्थों में हम कहते हैं कि महर वो कंसिडरेशन है, वो प्रतिफल है जिसे निकाह के दौरान लड़का लड़की को देता है। एक बार पुनः सुने, महर वह धन राशि है जिसे निकाह के दौरान, विवाह के दौरान लड़का द्वारा लड़की को दिया जाता है। यानी जाहिर सी बात है कि महर एक संपत्ति है, महर एक राशि है, महर एक प्रतिफल है जिसकी अदायगी जिसको कब दिया जाता है? निकाह के समय लड़का के द्वारा लड़की को दिया जाता है। ऐसे समझे। हम छोटा सा यहां डायग्राम बना रहे हैं, कह रहे यहां डेफिनेशन है। सपोज करिए यहां पे अभी इरेज कर दूंगा। मान लीजिए सपोज करिए ये शायरा बानो है, शायरा बानो, और ये मोहम्मद है, मोहम्मद है। मोहम्मद ने शायरा बानो से निकाह करने का प्रपोजल रखा, प्रस्ताव रखा, निकाह करना चाह रहे थे। जब निकाह नामा पढ़ाया जाने लगा, निकाह नामा होने लगा, कबूलनामा होने लगा, तो उसी दौरान, निकाह के दौरान इन्होंने, मोहम्मद साहब ने शायरा बानो से यह मुकर्रर किया कि मैं आपको जो भी राशि, कोई भी राशि कुछ भी हो सकता है, हम आगे चर्चा करेंगे, कोई भी राशि हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 10 दिरहम हो सकता है, 500 दिरहम हो सकता है, पूरा पहाड़ की तरह सोना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 खजूर हो सकता है, 2 जूता हो सकता है, 2 चप्पल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी थिंग्स हो सकता है। तो हम आपको महर स्वरूप ये दे रहे हैं, या 500 रुपया दे रहे हैं, या 5 रुपया दे रहे हैं। यानी महर स्वरूप जो भी आप राशि शायरा बानो को दोगे, वही क्या होता है, वही राशि क्या होता है, वही कंसिडरेशन क्या होता है, वही प्रतिफल क्या होता है, महर कहलाता है। यानी कंसिडरेशन के फलस्वरूप जो भी आप राशि निकाह के दौरान देते हो, जो भी धनराशि निकाह के दौरान देते हो, या देने का वादा करते हो, या तुरंत दे देते हो, ऐसे राशि को हम क्या कहते हैं? महर कहते हैं। ऐसे राशि को हम महर कहते हैं।
ऐसी राशि को हम महर कहते हैं। अब इसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। अब एक एक कर हम इसकी चर्चा करेंगे, एक एक कर हम इसको आपको नोट डाउन करा देंगे। हम इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो विद्वान है उनका नाम है डीएफ मुल्ला। डीएफ मुल्ला इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं, अर्थात डीएफ मुल्ला के अनुसार महर एक ऐसी राशि या संपत्ति है जो विवाह के प्रतिफल के रूप में प्राप्त करने की पत्नी हकदार है। एक बार पुनः सुने, डीएफ मुल्ला के अनुसार, डीएफ मुल्ला कहते हैं कि महर एक ऐसी राशि या संपत्ति है जो विवाह के प्रतिफल के रूप में प्राप्त करने की पत्नी हकदार है। यानी कहीं ना कहीं एक ऐसा कंसिडरेशन है, एक प्रतिफल है जो निकाह के दौरान पत्नी पाने का हकदार है। निकाह के दौरान पत्नी पाने का हकदार है। इंग्लिश में महर और डॉर इज अ सम ऑफ मनी, महर या डॉर इज अ सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी विच द वाइफ इज इंटाइटल्ड टू receive from husband is a consideration of the marriage। एक बार पुनः सुने, महर या डॉर इज अ सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी विच द वाइफ इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम हस्बैंड इज कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज। वहीं सक्सेना इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं, सक्सेना जी परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि महर एक ऐसी संपत्ति है, सक्सेना के अनुसार महर एक ऐसी संपत्ति है जो पत्नी को विवाह के पश्चात अपने शरीर के समर्पण के लिए सम्मान के रूप में दी जाती है, अपने शरीर के समर्पण के लिए सम्मान के रूप में दी जाती है। वहीं न्यायमूर्ति महमूद के अनुसार, न्यायमूर्ति महमूद जी इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत महर एक ऐसा दायित्व है जो पत्नी के सम्मान के तौर पर पति पर अधिरोपित किया जाता है। एक बार पुनः सुने, न्यायमूर्ति महमूद के अनुसार मुस्लिम विधि के अंतर्गत महर एक ऐसा दायित्व है जो पत्नी के सम्मान के तौर पर पति पर अधिरोपित किया जाता है। अकॉर्डिंग टू जस्टिस मोहम्मद, अंडर मोहम्मदन लॉ डॉर इज एन ऑब्लिगेशन imposed upon the husband as a mark of respect to the wife। एक बार पुनः सुने, अकॉर्डिंग टू जस्टिस मोहम्मद, अंडर मोहम्मदन लॉ dowry is an obligation imposed upon the husband as a mark of respect to the wife। यानी हम अगर सभी परिभाषाओं को ध्यान से देखें तो सभी ने यही परिभाषित करने का प्रयास किया है, या उक्त सभी परिभाषाओं से यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिफल के रूप में निकाह के दौरान, यानी कंसिडरेशन के फलस्वरूप, कंसिडरेशन के रूप में निकाह के दौरान पति के द्वारा जो धन राशि एज ए सम्मान के रूप में पत्नी को दिया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, महर कहते हैं, उसे ही हम डॉर कहते हैं। यानी एक प्रतिफल के रूप में दिया जाने वाला धन राशि है जिसे पत्नी को दिया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है। तो महर की राशि देने के पीछे निम्नलिखित उद्देश्य हैं, कुछ बातें हैं, कुछ उद्देश्य हैं जो इस प्रकार है, ये ध्यान से देखें। पर्पस ऑफ डॉर, उद्देश्य महर का उद्देश्य,
तो पहला उद्देश्य क्या है? पति की विवाह करने की स्वच्छंदता पर रोक लगाना। हम सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म के उद्भव से पहले अरब समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। महिलाओं को केवल और केवल उपभोग की वस्तु समझा जाता था। पुरुषों की तरह उनको स्वतंत्रता नहीं थी, ना ही डिवोर्स लेने की, ना ही अन्य कार्यों में उनकी स्वतंत्रता थी। कोई भी पुरुष 4 विवाह कर सकता था या 4 से ज्यादा भी कर लेता था। इस्लाम धर्म से पहले 4 से ज्यादा मैरिज करता था। स्वच्छंदता थी, फ्रीडम था, किसी से कोई कंसेंट लेने की जरूरत नहीं थी। जब इस्लाम का उद्भव हुआ, पैगंबर साहब आए, मोहम्मद पैगंबर साहब आए, तब उन्होंने महिलाओं की स्थिति पर को स्ट्रॉन्ग करने पर बल दिया। महिलाओं की स्थिति को अच्छे करने पर उन्होंने अच्छे करने का प्रयास किया। तब जाकर महिलाओं की कहीं स्थिति अच्छी हुई, डिवोर्स का भी उनको अधिकार दिया गया और अन्य ऐसे पारिवारिक अधिकार भी, पारिवारिक दायित्व भी उनको दिए जाने लगे। यानी कहने का आशय है पहला कि पति की विवाह करने की स्वच्छंदता पर रोक लगाना। यानी मुस्लिम धर्म में एक समय में एक व्यक्ति वर्तमान समय में 4 पत्नियां रख सकता है। यानी जाहिर सी बात है कि इसका मतलब यह है कि इनमें जो डिवोर्स है, जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, जो तलाक लेने की प्रथा है, तलाक लेने की प्रक्रिया है, इसका मतलब बहुत आसान है। यानी जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे तलाक ले सकता है। हिंदू धर्म की तरह जटिल नहीं है, हिंदू धर्म की तरह कठिन नहीं है। यानी आपका जब मन करे तब तलाक ना ले सके, इसीलिए महर की राशि एक निर्धारित की गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर तलाक लेता है स्त्री से तो उसे महर की राशि देनी पड़ेगी। अगर सपोज करिए कोई 4 पत्नी रखा है और तलाक किसी पत्नी से देता है तो उसे महर की राशि देनी पड़ेगी। अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो महर की राशि की अदायगी नहीं कर पाएगा, महर की राशि को दे नहीं पाएगा स्त्री को, या स्त्री के किसी इनहेरिटेंस को, अगर स्त्री नहीं रही तो इनहेरिटेंस को, उसके उत्तराधिकारी को। इसलिए कहीं ना कहीं इससे पति की स्वच्छंदता पर रोक लगता है। यानी पति मनमाने तरीके से कभी भी किसी को डिवोर्स नहीं दे सकते हैं। अगर देंगे तो उनको हर्जाना देना पड़ेगा, उनको संपत्ति देना पड़ेगा, उनको धन देना पड़ेगा, उनको महर की राशि जो निकाह के दौरान उन्होंने तय किया था उसकी अदायगी करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। दूसरा, पत्नी को सम्मानजनक राशि प्रदान करना। इससे क्या होता है? पत्नी को सम्मान भी मिलता है, इससे कहीं ना कहीं स्त्री पक्ष को सम्मान मिलता है। तीसरा क्या है? पत्नी को सुरक्षा प्रदान करना। यानी महर की राशि जो होती है कहीं ना कहीं स्त्री को प्रोटेक्ट करती है, स्त्री को सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसा नहीं कि कोई भी पुरुष आए, शादी किया, दूसरे दिन तलाक दे दिया। अगर यह मेहर की राशि बाउंड नहीं किया गया होता पुरुष पे, अगर महर की राशि नहीं दी जानी होती तो शायद समाज विकृत अवस्था में चला जाता, समाज और विकृत हो जाता, मुस्लिम समाज और विखंडित हो जाता, मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति और दयनीय हो जाती। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए और पुरुष की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के उद्देश्य से ही महर की राशि निर्धारित की गई है। महर रूपी, डॉर रूपी प्रथा जो मुस्लिम संप्रदाय में है, पुरुष पे इंपोज किया गया है, पुरुष पे लगाया गया है। एक प्रथा के रूप में, एक कंडीशंस के रूप में निकाह में जोड़ दिया गया है। अब बात करते हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब क्या हुआ कि भाई महर की राशि तो देंगे, ठीक है, लेकिन महर की राशि में क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, कंटेंट्स क्या होंगे, हम क्या दे सकते हैं। हमने कल्पना किया कि मैं 20 साल बाद आपको एक घर दे दूंगा, तो क्या वो महर की राशि कहलाएगी? वो महर के अंतर्गत आएगा, महर की विषय वस्तु होगी। तो कौन सी चीज महर की विषय वस्तु होगी?
और कौन सी चीज मेहर की विषय वस्तु के अंतर्गत नहीं आएगी। हम उन सभी चीजों की चर्चा विषय वस्तु के अंतर्गत करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मेहर के विषय वस्तु के अंतर्गत अर्थात हम मेहर के अंतर्गत उन सभी चीजों को रखते हैं जिसका भौतिक सत्यापन हो सकता है, यानी जो कंक्रीट हो, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, जिसका एग्जिस्टेंस वर्तमान में हो। अगर मैं कहूं कि आने वाले दिनों में, भविष्य में बेगम आपको एक सोने का महल दूंगा, तो क्या यह मेहर का विषय वस्तु होगा? क्या इसे हम डर की विषय वस्तु के अंतर्गत रख सकते हैं? कतई नहीं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये काल्पनिक चीजें हो गई और काल्पनिक चीजों को हम महर के अंतर्गत नहीं रख सकते। ध्यान रखिएगा, कोई भी जो स्वप्नलोकी हो, यूटोपिया हो, काल्पनिक बातें हो, जिसका निर्धारण भविष्य में करना हो, उन सभी चीजों को हम महर के विषय वस्तु के अंतर्गत नहीं रखते, पहली चीज। साथ ही साथ हम ऐसी किसी भी चीज को महर के अंतर्गत नहीं लाते जो प्रोहिबिटेड है, जिसका मुस्लिम संप्रदाय में निषेध किया गया है। जैसे मैंने एक कहा, यूटोपिया, स्वप्नलोक की बातें, काल्पनिक बातों को नहीं रखेंगे। दूसरा, मांस, वो भी पिग का मांस, सुअर का मांस या मदिरा की अदायगी हम महर के अंतर्गत नहीं कर सकते, ये भी प्रोहिबिटेड है, ये गलत होगा, इसे महर की विषय वस्तु के अंतर्गत नहीं रखेंगे। तो महर की विषय वस्तु के अंतर्गत क्या क्या आएगा? हम किस किस चीज को महर की विषय वस्तु के अंतर्गत रखेंगे? तो महर के विषय वस्तु के अंतर्गत हम उन सभी बातों को रखेंगे, उन सभी चीजों को रखेंगे जिसका अपीयरेंस है, जो कंक्रीट है, जिसे हम देख सकते हैं, जो वर्तमान में उपस्थित है। वो दो खजूर भी हो सकता है, एक स्लीपर भी हो सकता है, कुतुब मीनार की तरह के ऊंचा गोल्ड भी हो सकता है, कम से कम 10 दिरहम भी हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 5 दिरहम भी हो सकता है। कुछ भी, कोई भी वस्तु हो सकता है, घर हो सकता है, कुर्सी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कोई भी ऐसी वस्तु हो सकता है जो वर्तमान में उपस्थित हो। ये सभी महर की विषय वस्तु के अंतर्गत आएंगे। इन सभी चीजों को हम सब्जेक्ट मैटर कहेंगे, या ये सभी चीजें महर स्वरूप हम, या प्रतिफल स्वरूप हम स्त्री को निकाह के दौरान दे सकते हैं। अब आगे देखिए, महर की राशि। अब सभी के जहन में, सभी के मस्तिष्क में यह कौंध रहा होगा कि सर महर की राशि क्या होगी, डॉर की राशि कितनी होगी, कितनी देना चाहिए, कितनी दिया जा सकता है। मोहम्मद पैगंबर साहब और कुरान, ध्यान रखिएगा, में यह कहा गया है कि कुरान के बारे में जानकारी देना भी एक महर की राशि है। महर की राशि का कुरान में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इवन पैगंबर मोहम्मद साहब भी कहीं महर की राशि के बारे में कोई जिक्र नहीं किए हैं। महर की राशि वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो जो लड़का शादी करना चाहता है, जो निकाह करना चाहता है, उसकी आर्थिक स्थिति देखी जाती है, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति देखी जाती है, साथ ही साथ अन्य परिस्थितियां भी देखा जाता है। यानी वर्तमान समय में देखा जाए या पहले भी देखा जाए तो पुरुष की स्थितियों को ध्यान में रखकर, निकाह के दौरान क्या क्या स्थितियां हैं उसको ध्यान में रखकर महर की राशि निर्धारित की जाती थी और वर्तमान में है। कहीं भी किसी धर्म में, जो पाक धर्म है या धार्मिक उनके जो ग्रंथ हैं या विधि है, चाहे वो शरीयत की बात हो या कुरान की बात हो या अन्य कोई भी उनके ग्रंथ हो, उसमें कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं किया गया है कि मिनिमम कितना होना चाहिए
और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, यानी अधिकतम राशि महर की कितनी होनी चाहिए और न्यूनतम राशि महर की कितनी होनी चाहिए। मैंने जैसे कि कहा कि कम से कम 2 खजूर भी दिया जा सकता है और अधिक से अधिक कुतुब मीनार की ऊंचा कुतुब मीनार के जितना ऊंचा सोना भी दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कम से कम 10 दिरहम तो, यानी 10 दिरहम इजकल टू 3 से 4 रुपए के बराबर होता है। यानी 10 दिरहम की जो वैल्यू होती है, मक्का और अरब में मुद्रा को दिरहम कहते, तो जो दिरहम होता है 10 दिरहम की वैल्यू जो अगर इंडियन रुपये में देखा जाए, इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 3 से 4 रुपए के होता है। यानी कम से कम ऐसा माना जाता है कि कम से कम 10 दिरहम और ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 500 दिरहम, यही एक राशि रखी जाती है। ये इसका कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पे जिक्र है, लेकिन कुरान में कहीं भी या मोहम्मद पैगंबर साहब ने सीधे कहा कि कुरान के बारे में ज्ञान देना, कुरान के बारे में जानकारी देना ही क्या कहलाता है, महर कहलाता है। कुरान की जानकारी देना, ज्ञान की जानकारी देना ही महर कहलाएगा, महर की राशि हो सकती है। चूंकि इसमें 2 संप्रदाय हैं, शिया और सुन्नी, हम कहीं भी शिया और सुन्नी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम शिया और सुन्नी की बात करेंगे तो दोनों ही संप्रदाय में थोड़ा थोड़ा का अंतर है, और अगर हम दोनों को लेकर चलेंगे तो बेशक आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का शिकार होना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उन सभी संप्रदायों की बात हम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा का अंतर होता है, हमें उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर हम शिया की बात करें तो शिया में मिनिमम दिरहम की कोई बात नहीं की गई है, मिनिमम रहम की जो महर है उसकी कोई जिक्र नहीं किया गया है। शिया में मैक्सिमम 500 दिरहम की बात की गई है, 500 दिरहम महर की बात तो जरूर की जाती है। लेकिन वही अगर सुन्नी में देखें तो मिनिमम महर की बात तो की गई है, यानी मिनिमम 10 दिरहम देना चाहिए निकाह के दौरान स्त्री को पुरुष के द्वारा, लेकिन मैक्सिमम की बात नहीं की गई है। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। अगर इन सभी का महर की राशि कितनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर इस पर निष्कर्ष निकालें तो हम एक लाइन में कहेंगे कि महर की राशि वर्तमान समय में या पहले भी जो निर्धारित की जाती थी वो पुरुष की पारिवारिक स्थिति, पुरुष की स्थिति और उस समय के सिचुएशंस के आधार पर निर्धारित किया जाता था कि स्त्री पक्ष को कितना महर दिया जाएगा, प्रतिफल के स्वरूप कितनी धन राशि उसे प्रदान की जाएगी। ना तो कोई मिनिमम का उल्लेख कहीं है और ना ही मैक्सिमम का, ना तो न्यूनतम और ना ही अधिकतम महर के राशि का कहीं उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं महर के प्रकार, टाइप्स ऑफ महर। टाइप्स ऑफ महर, महर के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा महर के प्रकार, टाइप्स ऑफ डॉर, 4 प्रकार। यानी महर, मुस्लिम संप्रदाय में महर के कितने प्रकार हैं, तो मुख्यतः 4 प्रकार हैं। पूरे विश्व में जहां जहां भी मुस्लिम संप्रदाय के लोग रहते हैं और चाहे जितने भी उप संप्रदाय में बटे हुए हैं, उन सभी में अगर महर रूपी प्रथा का प्रचलन अगर है तो इन चारों में से ही कोई ना कोई एक प्रचलन में होगा। ये चारों के अलावा पांचवा कोई नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। किसी किसी किताब में, किसी किसी बुक में 3 ही का जिक्र किया गया है। हम एक एक कर इसमें चर्चा करेंगे। पहला है सत्वर या तत्कालिक महर, जिसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट डॉर। पहला है सत्वर या तत्कालिक या तुरंत महर, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट डॉर। इसको मुअज्जला महर भी कहते हैं, मुअज्जला महर। दूसरा है स्थगित महर, दूसरा है स्थगित महर, जिसको डिफर्ड डॉर कहते हैं, डिफर्ड डॉर कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मुअज्जल महर। तीसरा है निश्चित महर,
यानी स्पेसिफाइड डॉर, जिसको हम महर ए मुसलमा कहते हैं। महर ए मुसलमा। चौथा है उचित महर, यानी प्रॉपर या अनस्पेसिफाइड डॉर, जिसको हम महर ए मिस्ल कहते हैं। एक बार पुनः सुनिए, डॉर के प्रकार, महर के प्रकार। सत्वर या तत्कालिक महर, जिसको इंग्लिश में प्रॉम्प्ट डॉर कहते हैं, मुअज्जला महर कहते हैं उर्दू वर्ड। दूसरा है स्थगित महर, जिसको इंग्लिश में डिफर्ड डॉर कहते हैं, उर्दू में मुअज्जल महर कहते हैं। तीसरा है निश्चित महर, जिसको स्पेसिफाइड डॉर कहते हैं, जिसको महर ए मुसलमा कहते हैं। चौथा होता है उचित महर, जिसको हम प्रॉपर डॉर या अनस्पेसिफाइड डॉर कहते हैं, जिसको महर ए मिस्ल भी कहा जाता है। ये चार ही तरह के संपूर्ण विश्व में और साथ ही साथ भारत में भी इन्हीं चारों में से कोई ना कोई महर का प्रकार पाया जाता है। अब हम बात करते हैं, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। हम एक पहले की बात करते हैं, जिसको मैंने कहा सत्वर या तुरंत महर। तुरंत महर, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट महर, प्रॉम्प्ट डॉर। अब ये सत्वर या तुरंत महर या प्रॉम्प्ट डॉर होता क्या है? सपोज करिए मान लीजिए ये शायरा है, इनका नाम शायरा है और इनका नाम लतीफ है। लतीफ, लतीफ। शायरा और लतीफ का निकाह होने जा रहा है। सभी गवाह, सबको लोग उपस्थित हैं। कंसिडरेशन यानी प्रतिफल स्वरूप लतीफ ने कहा शायरा से, या वादा किया कि मैं आपको निकाह फलस्वरूप या निकाह के तुरंत बाद 50,000 रुपया महर की राशि की अदायगी करूंगा। महर की राशि के रूप में या कंसिडरेशन के रूप में या प्रतिफल के रूप में निकाह फलस्वरूप या निकाह के समय ही यह वादा करते हैं कि 50,000 रुपया, 50,000, 50,000 रुपया की अदायगी करूंगा या दूंगा, महर के रूप में दूंगा। यानी जब लड़का और लड़की आपस में निकाह करते हैं और निकाह के समय ही सत्वर या तुरंत जो जिस राशि की अदायगी की बात की जाती है, वो राशि तुरंत दे दी जाती है या निकाह के पहले दिन ही दे दी जाती है, तो ऐसे महर को हम तुरंत महर या सत्वर महर या प्रॉम्प्ट डॉर कहते हैं। अगर ऐसी राशि की अदायगी नहीं की गई तुरंत, ध्यान रखिएगा, तो स्त्री चाहे तो आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना कर सकती है। आपको देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि अगर डॉर की राशि निर्धारित नहीं की जाएगी, डॉर की अदायगी नहीं की जाएगी, तो स्त्री इस आधार पर आपसे डिवोर्स भी ले सकती है। ध्यान रखिएगा, आपके साथ रहने से मना भी कर सकती है, आपको देना ही पड़ेगा। तो निकाह के तुरंत फलस्वरूप या निकाह के पहले ही दिन जिस महर की राशि की अदायगी की जाती है, ऐसे महर को हम क्या कहते हैं? तुरंत या सत्वर महर। दूसरा ध्यान रखिए, अब दूसरे पे आते हैं। यानी सत्वर महर या सत्वर या तुरंत महर वो होता है जो निकाह के तुरंत बाद दिया जाता है या निकाह के पहले दिन ही दिया जाता है।
दूसरा देखिए, दूसरा है स्थगित महर। डिफर्ड महर, डिफर्ड डॉर। डिफर्ड डॉर, ध्यान रखिएगा, डिफर्ड डॉर वह डॉर होता है जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज दो आधार पे हो सकता है, उसका दो कारण हो सकता है, दो कॉज हो सकते हैं, या तो डेथ या तो डिवोर्स। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मैरिज सेपरेशन के दो कॉज हो सकते हैं, पहला डेथ और दूसरा डिवोर्स। यानी मृत्यु के बाद या तलाक के बाद जो राशि की अदायगी की जाती है, लेकिन निर्धारित पहले कर लिया जाता है, निकाह के पहले या निकाह के समय, ऐसे महर को, ऐसी धनराशि को, ऐसी कंसिडरेशन को हम क्या कहते हैं? स्थगित महर। ऐसे कंडीशन, यानी दो बातें होती हैं, पहला, तीन बातें, निकाह के पूर्व निर्धारण, यानी हमें देना है क्योंकि आवश्यक शर्त है, बिना इसके निकाह वैध हो जाएगा, अस्वीकृत हो जाएगा, नल हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, इरेगुलर की श्रेणी में आ जाएगा। तो सही विवाह करना है तो हमें मेहर की राशि निर्धारित करनी पड़ेगी। अगर नहीं भी निर्धारित की जाती है तो ऐसा मान लिया जाता है कि मेहर की राशि आपको कल की डेट में देना पड़ेगा। तो हम पहले डिसाइड कर लिए, तो पहला निकाह के पूर्व निर्धारण, दूसरा की बात कौन सी बात है? मृत्यु, डेथ या तलाक। यानी तीन बातों को इसमें ध्यान रखेंगे। ये तीन बातें हैं कि स्थगित मेहर वह मेहर होता है जिसे निकाह के पहले निर्धारित कर लिया जाता है कि कितना देना है, कैसे देना है, लेकिन इसकी अदायगी कब होती है? जब मृत्यु हो जाता है तब, या डाइवोर्स होता है तब। मृत्यु, अगर सपोज करिए कि ये लड़की की मृत्यु हो गई, लेकिन डिसाइड कर लिया गया है निकाह के पहले कि हम आपको 1 लाख रुपया देंगे, 2 लाख रुपया देंगे, डॉर की राशि निर्धारित कर ली गई है, और किन्हीं कारणों से लड़की की मृत्यु हो जाए या लड़के की मृत्यु हो जाए, किसी के भी डेथ हो जाए, उस कंडीशन में अगर लड़की की मृत्यु हो जा रही है तो ये डॉर खत्म नहीं होगा। इसके जो इनहेरिटेंस है, इसके जो उत्तराधिकारी हैं, उसको वह मेहर की राशि पाने का हक होगा जो उन्होंने वादा किया था निकाह के दौरान। अगर पुरुष की मृत्यु हो जाती है तभी वो मेहर की राशि, चूंकि अब लड़की तो कहीं ना कहीं अपना गुजारा भत्ता निकालेगी, कैसे खर्च करेगी, तो कहीं ना कहीं तभी ये निकाह के समय जो मेहर की राशि निर्धारित की गई है उसको पाने का हक है इसको। दूसरा, तलाक के कंडीशन में, जब तलाक की नौबत आ जाती है किन्हीं कारणों से, जब तलाक की बात आती है तो उस समय मेहर की अदायगी की जाती है, तो ऐसे मेहर को क्या कहते हैं? स्थगित मेहर। एक बार पुनः सुने, स्थगित मेहर वह मेहर होता है जिसका निर्धारण जो निकाह के पहले ही निश्चित कर लिया जाता है, या निकाह के समय निश्चित तो कर लिया जाता है कि इतनी राशि की अदायगी मेहर के स्वरूप में देना है हमें, लेकिन कब देना है? या तो मृत्यु के हो जाए या तो तलाक हो। इन दो ही कारण, यानी दो ही कंडीशंस के समय, दो ही परिस्थितियों के समय उसकी अदायगी की जाती है। यानी मृत्यु हो जाए या तलाक, डिवोर्स हो जाए, उसके बाद जो मेहर की राशि की अदायगी की बात की जाती है, मेहर की राशि की अदायगी की जाती है, ऐसे मेहर को हम स्थगित मेहर या डिफर्ड डॉर कहते हैं। अब तीसरी की बात करते हैं। तीसरा जो डॉर होता है
वो होता है निश्चित मेहर, स्पेसिफाइड डॉर। निश्चित महर यानी स्पेसिफाइड डॉर। ध्यान रखिएगा, यह स्पेसिफाइड मेहर है, निश्चित मेहर है, यानी निकाह के समय ही निर्धारित कर लिया जाता है, निश्चित कर लिया जाता है कि हमें महर की राशि देनी है। इसमें घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, लेकिन स्पेसिफाइड कर लिया जाता है, निश्चित कर लिया जाता है कि हमें देना है। कब देना है, कैसे देना है, यह कोई शर्त नहीं रहती है इसमें। वो चाहे तो अपनी हैसियत से ज्यादा भी दे सकता है या अपनी हैसियत से कम भी दे सकता है। यानी निश्चित महर वह महर होती है जिसका निर्धारण, जिसका निश्चय निकाह के दौरान कर लिया जाता है। और जब अनुकूल ऐसी स्थिति आती है या जब लड़की के द्वारा डिमांड किया जाता है तो वह मेहर की राशि लड़की को दे दी जाती है, लड़की को सुपुर्द कर दी जाती है। इसे हम कहते हैं निश्चित मेहर। अब एक और मेहर होता है, लास्ट मेहर जो है उसे कहते हैं प्रॉपर मेहर, उचित महर। ध्यान रखिएगा, उचित महर। उचित महर यानी प्रॉपर, यानी अनस्पेसिफाइड, प्रॉपर डॉर, प्रॉपर डॉर। प्रॉपर डॉर क्या होता है भाई? नाम से समझ में आ रहा है, उचित। यानी इसका मतलब प्रॉपर, यानी इसका मतलब यह हुआ कि जब निकाह हुआ तो किन्हीं कारणों से, सपोज करिए कोई, कभी कभी बहुत सारे कारण आ जाते हैं जिसके समय निकाह के दौरान हम तय नहीं कर पाते हैं। ये तो कह देते हैं कि ठीक है हम महर की राशि देंगे, लेकिन कितना देंगे, कैसे देंगे, ये निर्धारित नहीं हो पाता है। स्वीकृति तो मिल गई कि ठीक है महर की राशि हम देंगे, लेकिन डिसाइड नहीं हुआ कि महर की राशि क्या होगी, कितनी महर की राशि दी जाएगी। निकाह के दौरान जब महर की राशि निर्धारित नहीं की जाती है और ऐसी कंडीशन आ जाती है कि महर की राशि की अब अदायगी करनी हो, और उसमें ध्यान रखिएगा लड़के की हैसियत, दूसरा लड़की की हैसियत, लड़की के पिता की हैसियत, लड़की के बड़ी बहन की महर राशि, ये चार चीजों को ध्यान से देखिएगा। अगर निकाह के दौरान किन्हीं कारणों से महर की राशि निर्धारित नहीं की जाती है और डिवोर्स की नौबत आ जाती है या विवाह विच्छेद की नौबत आ जाती है या महर की राशि लेने की नौबत आ जाती है, तो उस कंडीशन में अब यह निर्धारित कैसे होगा? लड़का कहेगा कि हमने तो कुछ डिसाइड ही नहीं किया था, लड़की वाले 5 लाख डिमांड करने लगे, 10 लाख डिमांड करने लगे कि हमें 10 लाख चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में कोर्ट की शरण लेना पड़ता है और कोर्ट यह निर्धारित करता है कि महर की राशि क्या होगी। तो लड़के की हैसियत को देखता है, अगर इसके आधार पर भी निर्धारित नहीं होता है तो लड़की की हैसियत देखता है, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, कैसी है, उसके आधार पर भी निर्धारित नहीं होता है तो लड़की के पिता की हैसियत देखता है, उनकी हैसियत क्या है,
उसके आधार पर भी अगर कोर्ट नहीं निर्धारित कर पाता है तो लड़की के बड़ी बहन की महर की राशि, यानी जिस लड़की ने महर की राशि की डिमांड किया है उसकी बड़ी बहन अगर घर में है और उसकी निकाह हुआ है तो उस निकाह के समय उसने महर के स्वरूप में कितनी राशि लिया था उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यानी 4 ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा उचित महर की राशि निर्धारित करता है कौन? कोर्ट, न्यायालय निर्धारित करता है। फिर से ध्यान से सुने, उचित महर वह महर होता है, उचित महर की वह महर होता है जिसका निकाह के दौरान निर्धारण नहीं किया जाता है किन्हीं कारणों से, निश्चित नहीं किया जाता है किन्हीं कारणों से, और डिवोर्स की स्थिति आ जाती है, तलाक की स्थिति आ जाती है, डिवोल्यूशन की स्थिति आ जाती है, और उस समय जब लड़की के द्वारा महर की राशि की डिमांड की जाती है तो यह असमंजस की स्थिति आ जाती है कि हम कितना महर की राशि प्रदान करें, क्योंकि कोई निर्धारित, कोई निश्चित तो किया नहीं गया। उस कंडीशन में इन 4 बातों को ध्यान में रखकर कोर्ट यह निर्धारित करती है कि महर की राशि इनको कितनी दी जाए, और ऐसे महर को हम क्या कहते हैं? उचित महर, प्रॉपर डॉवर। प्रॉपर डॉवर में इन 4 बातों के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि लड़की को लड़का द्वारा कितना प्रतिफल दिया जाए, लड़की को प्रतिफल स्वरूप कितना महर की राशि की अदायगी की जाए। महर की राशि लड़का और लड़की कभी भी कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। वर्तमान समय में महर की राशि का जो प्रचलन है वो दूसरे प्रकार का जो है स्थगित, जिसको कहते हैं डेफर्ड डॉवर, उस तरह का प्रचलन होता है। वर्तमान समय में मुस्लिम संप्रदाय में निकाह के दौरान डेफर्ड जो डॉवर का प्रचलन है, यानी निकाह कर लिया जाता है, डॉवर की राशि देने का वादा कर दिया जाता है, लेकिन वो सस्पेंडेड होता है, प्रॉम्प्ट होता है और डिफर्ड होता है, जब जरूरत पड़ती है तब लिया जाता है। यानी डिफर्ड मतलब कि डिवोर्स के समय या डेथ के बाद उस कंडीशन में लिया जाता है, उस कंडीशन में दिया जाता है, उस समय दिया जाता है, तुरंत नहीं दिया जाता। यानी अधिकांश रूप से जिस महर का प्रचलन, जिस महर की प्रथा का प्रचलन, जिस महर के प्रकार का प्रचलन है वो है डिफर्ड यानी स्थगित महर। जैसे ही बार बार मैं महर की बात कर रहा हूं, डॉवर की बात कर रहा हूं, तो आपके कंसेप्ट, आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में, आपके जहन में कुछ चीजें और भी कौंध रही होंगी, कुछ कंसेप्ट्स, कुछ अवधारणाएं और भी आ रही होंगी कि सर फिर हिंदू धर्म में दहेज क्या होता है, फिर सर ब्राइड प्राइस क्या होता है। यानी 3 कंसेप्ट निकल के आते हैं, डॉर, डॉरी और ब्राइड प्राइस। आइए हम 1 मिनट और उस पर चर्चा कर लेंगे, उन कंसेप्ट को हम देख लें थोड़ा सा कि क्या होता है, ताकि कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना हो। अब हम आपको एक डायग्राम दिखाना चाहते हैं कि डॉर देखिए क्या होता है। इसमें ये देखिए, ये चित्र देखिए, ये लड़की है, ये लड़की है, और डॉर के रूप में, राशि के रूप में कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, पैसा, सोना, गाड़ी, घोड़ा, घर। इससे क्या होता है, लड़की की आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, और कितना बढ़िया है, देखो गाड़ी घोड़ा सब लदा हुआ है भाई। तो कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैंने विषय वस्तु में बताया और महर की राशि में बताया कि क्या हो सकता है। ये सभी चीजें हो सकती हैं जो महर के रूप में लड़की प्राप्त कर सकती है। पैसा भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, और भी बहुत सारी सामग्री हो सकते हैं जो महर स्वरूप लड़का से ये ले सकती है, या महर स्वरूप लड़का लड़की को दे सकता है। हम बात करते हैं हमने कहा 3 कंसेप्ट की बात करते हैं। पहला मैंने कहा कि ध्यान रखिएगा, एक होता है ब्राइड प्राइस, यानी वधु मूल्य।
वधु मूल्य। दूसरा होता है डॉरी, यानी दहेज। और तीसरा है डॉर, डॉर यानी महर। अब ये तीनों में कुछ ना कुछ अंतर है, तीनों में थोड़ा अंतर है, तीनों अलग कंसेप्ट है। देखिए, जो ब्राइड प्राइस है ये प्राचीन अवधारणा है, और इस तरह की अवधारणा आज भी कहीं ना कहीं ट्राइबल एरियाज में, जहां पे लोग शिक्षित नहीं हैं, जहां पे इलिटरेसी है, आज भी वहां पर विवाह के दौरान, निकाह के दौरान ये ब्राइड प्राइस रूपी कंसेप्ट देखने को मिलता है। ये ब्राइड प्राइस रूपी कंसेप्ट देखने को मिलता है। अब प्रश्न ये उठते कि ब्राइड प्राइस होता क्या है, किसे कहते हैं ब्राइड प्राइस? वधु मूल्य वह मूल्य होता है, वह संपत्ति होती है, वह धन होता है जिसके बल पर, जिसे देकर किसी लड़की के पिता से लड़की को प्राप्त करता है। एक बार पुनः सुनिए, वधु मूल्य वह मूल्य होता है, वह संपत्ति होती है जिसे चुकता कर, जिसे देकर विवाह किया जाता है। अर्थात पैसा देकर किसी पिता से, यानी पैसा देकर किसी पिता को उसकी पुत्री से जब विवाह किया जाता है, पैसे के बल पे, धन के बल पे, यानी खरीद कर, तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? वधु मूल्य। यानी वधु के बदले मूल्य, यानी स्त्री के बदले पैसा। यानी जब कोई भी व्यक्ति पैसा देकर, पैसा देगा किसे? पुरुष को देगा, पुरुष मतलब उसके पिता को, लड़की से कोई मतलब नहीं। जब पैसा किसी लड़की के पिता को देकर और उसके पुत्री से जब विवाह किया जाता है या निकाह किया जाता था, तो ऐसे धन या संपत्ति को हम क्या कहते हैं? वधु मूल्य कहते हैं, ब्राइड प्राइस कहते हैं। और आज भी इस तरह का प्रचलन कहीं ना कहीं जनजातियों में है। दूसरा डॉरी, दहेज। दहेज वह संपत्ति होता है, वह राशि होता है जिसे विवाह के दौरान लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी लड़की के पिताजी लड़के के पिताजी को देते हैं। दहेज वह पुरस्कार होता है, अब उसको पैसा का नाम नहीं दिया जाता है, पुरस्कार राशि। दहेज वह राशि होती है, वह पुरस्कार होता है, वह संपत्ति होती है, जो न्यू कंसेप्ट है जिसपे प्रतिबंध लगाया गया है, जिसे लड़की पक्ष द्वारा, यानी लड़की के पिताजी द्वारा लड़के के पिताजी को दिया जाता है। इसमें लड़का का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, इनडायरेक्ट में रहता है, डायरेक्टली नहीं रहता है। उसको जेल जाना है क्या, तो उसे हम क्या कहते हैं? दहेज कहते हैं। अब बात आती है डॉर की। तो जैसा कि मैंने अभी पढ़ा कि डॉर भी एक धनराशि होती है, एक कंसिडरेशन होता है, एक प्रतिफल होता है, जिसकी अदायगी निकाह के दौरान की जाती है। और कौन किसको करता है? लड़का द्वारा लड़की को किया जाता है। ध्यान रखना, इसमें पिताजी को इन्वॉल्व नहीं है, लड़का द्वारा सीधे। इस राशि से किसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है? लड़की की होती है। लेकिन दहेज में किसका होता है? पिताजी की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। भाई लड़का का हो गया अलग बात है, लेकिन जनरली पिताजी की होती है। और ब्राइड प्राइस में भी किसकी स्थिति मजबूत हो रही है? पिताजी की हो रही है। तो ये तीन कंसेप्ट हैं, ब्राइड प्राइस, दहेज और डॉर। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक हम लोगों ने जिन जिन टॉपिकों को यहां पे उठाया, जिस जिस चीज के बारे में चर्चा किया, वो सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये सभी चीजें हैं। हमारा आज का टॉपिक था डॉर, और
मैंने उसको एक एक कर विस्तार से आप तक संप्रेषित किया, इन सभी ज्ञान से आपको अवगत कराया, आपके ज्ञान में वृद्धि कराया। चूंकि यह जो टॉपिक है यह कहीं ना कहीं मुस्लिम विवाह से संबंधित है, और अभी तक मैंने मुस्लिम विवाह से 3 वीडियो यूट्यूब पे डाला है, जिससे आप लोग का ज्ञान वर्धन हो सके, ज्ञान वर्धित हो सके, ज्ञान में वृद्धि हो सके, आपके ज्ञान पुष्पित और पल्लवित हो सके। पहला वीडियो जो बनाया था वो है मुस्लिम विवाह किसे कहते हैं और उसके प्रकार का उल्लेख करें, यानी मुस्लिम मैरिज एंड टाइप्स। दूसरा वीडियो जो बना है वो है दौड़ से, मेहर से, और तीसरा जो वीडियो अपलोड करेंगे जो बनेगा वो है आपका डिवोर्स से, यानी शादी भी कराया, दहेज भी दिया, अब तलाक भी कराऊंगा। यानी कि तीसरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा मुस्लिम मैरिज से संबंधित वो होगा विवाह विच्छेद, यानी डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।